Hello students, we are discussing mission JMN 24th of February 2021 first shift paper and this is part 4. ठीक है, 8 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1, 2 एंड 3 में। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें देखो क्या लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ -15C1 प्लस 215C2 माइनस 315C3 इस तरह लिखा हुआ है ना। तो एक तो 15 में एक सीरीज है, ठीक है, जिसके कोफिशिएंट में बाइनोमियल कोफिशिएंट तो आप देख पा रहे हो कि 15 है ना। 15C1 15C2 15C3 उनके मल्टीप्लाई में 1 2 3 चलता है। तो अ, एक यहाँ से एक बात तो समझ में आती है कि डिफरेंशिएशन किया गया होगा, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, इस वजह से। अगर डिवाइड में होता तो सोचता कि इंटीग्रेशन किया होता। 14C1 प्लस 14C3 तो ये अलग सीरीज है, तो दो सीरीज यहाँ पर बन गई, ठीक है। और दोनों का हमको क्या करना है, सम कर देना है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। तो ये बड़ा आसान है सोल्व करना ना, सेकंड वाला, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको 14C1, अगर जैसे मान लो कि 14C 0 से स्टार्ट होता प्लस 14C1 प्लस 14C2, ठीक है, इस तरह से होता कहाँ तक, 14C 14 तक, तो वो आ जाता है 2 पावर 14। अब इसमें जो कोफिशिएंट्स है वो इवन टर्म्स के कोफिशिएंट्स है, यानी कि इवन टर्म यानी ये वाले, है ना। यहाँ पे 14C3 आ जाएगा, फोर्थ टर्म इस तरह से है, ओके। तो अगर इस सब का सम लिखा जाए कि 14C1 प्लस 14C3 अप टू कहाँ तक, 14C13 तक, ठीक है, 11 प्लस 14C13 तक, तो सारे इवन टर्म्स यहाँ तक आ जाएंगे। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 पावर 14 डिवाइड बाई 2, आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये 2 पावर 13 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 11 है, यानी कि ये वाला जो कोफिशिएंट है लास्ट वाला वो नहीं है, तो कोई बात नहीं, उसको माइनस कर देंगे। हमको इतने तो चाहिए, तो इसको अगर माइनस कर देंगे तो जो जो रिक्वायर्ड सम होगा, रिक्वायर्ड हमारा जो हमको चाहिए होगा, वो माइनस करके आ जाएगा 14C13। और 14C13 इक्वल टू 14C1, और 14C1 अगर लिख दिया तो उसका मतलब 14 है। तो इसका आंसर इतना आ गया। अब देखो जो आगे वाला है, यानी कि ये जो लिखा हुआ है इसका वैल्यू भी हमको बताना है। तो उसका वैल्यू बताने के लिए हम क्या करेंगे कि आपने एक सीरीज पढ़ा होगा 1 + x⁴n, ठीक है, NC0 प्लस NC1, यहाँ x आ जाता है, ठीक है। n की जगह 15 कर लो, है ना, 15 कर लेते हैं। 15C2 x² एंड डॉट 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 अप टू 15C 15 तक x⁴15। अब देखो इसके बाद में इसको कर दिया हमने डिफरेंशिएशन, और फिर x इक्वल टू -1 पुट कर देंगे, बस खेल खत्म है। तो डिफरेंशिएट किया तो 15 1 + x⁴15 तो रहेगा ही, सॉरी 14 हो जाएगा ना, एक पावर कम हो जाएगा। 15C0 तो कॉन्स्टेंट था तो जीरो हो गया, यहाँ पर 15C1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 2 टाइम्स 15C2 आ गया, फिर अगला आ जाएगा 13 एक्स बचेगा, फिर 15C3 आ जाएगा, इसे चलता रहेगा। और एंड में यहाँ आ जाएगा 15C15 और x⁴14। अब आप पुट कर दोगे उसमें x इक्वल टू -1, ठीक है। तो -1 अगर पुट किया, ये तो हो गया 0, है ना, इक्वल टू यहाँ पर बन जाएगा 15C1 बनेगा और यहाँ माइनस बनेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, मतलब माइनस यहाँ पे बनता है, इस जगह पे माइनस बन रहा है, ठीक है। 15C2 में 15C4 में इनमें माइनस बन रहा है, जबकि हमको इनमें माइनस नहीं चाहिए। तो आप क्या कर लो, उसमें से माइनस कॉमन ले लो। तो माइनस कॉमन लेने से फ़ायदा ये होगा कि यहाँ माइनस बन जाएगा और ये प्लस रहेगा, ठीक है। और ये हमको चाहिए, ठीक है, इसे चलता रहेगा। और इसमें क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 15C15 में,
इनटू मल्टीप्लाई बाई 15 है, तो यहाँ माइनस आएगा इसके आगे। तो इसका वैल्यू भी तब भी जीरो ही रहेगा ना, तब भी जीरो ही रहेगा। ठीक है, इसका वैल्यू तब भी जीरो ही रहेगा भाई। माइनस कॉमन लेने से फर्क थोड़ी पड़ेगा आंसर पे, जीरो तो जीरो होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आंसर जो आया ना वो आ जाएगा 2 पावर 13 माइनस 14, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 10 पर आते हैं। उसमें लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अ मैन इज वॉकिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 1/4। ठीक है, तो एक आदमी एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। ठीक है, तो ये इसका जो है एक्स इंटरसेप्ट ए हो गया, वाई इंटरसेप्ट बी हो गया। ठीक है, तो इसका इक्वेशन हमने मान लिया एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इस पर वो चल रहा है। ठीक है, और फिर बोला है कि जो इंटरसेप्ट है यानी कि ए और बी है, उसका रेसिप्रोकल करने के बाद में अर्थमेटिक मीन लें तो 1/4 आता है। यानी कि मतलब ये है कि 1/a प्लस 1/b। अब दो नंबर है, उनका अर्थमेटिक मीन लेंगे तो 2 आ जाएगा अपॉन में। तो जो अर्थमेटिक मीन है वो 1/4 के बराबर है, इसने बोला है। उसके बाद में क्या बोला है कि 3 stones A, B and C are placed at the point 1, 1, 2, 2 and 4, 4. Then which of these stones is are on the path of the man? है ना, नहीं कौन सा स्टोन जो है उसके रास्ते पे आएगा, यानी कहने का मतलब इस स्ट्रेट लाइन पर ना, कि कौन सा जो है पत्थर जो है, कौन सा स्टोन जो है इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा, ये हमको बताना। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। करना क्या है कि यहीं से कंडीशन निकालना है ए और बी का, और इसमें रख देना है। वहां से जो है एक फिक्स पॉइंट आ जाएगा जहां से स्ट्रेट लाइन पास होगी, है ना। तो इसको थोड़ा सॉल्व सिंप्लीफाई करते हैं। तो ए प्लस बी अपॉन 2ab इक्वल टू 1/4। या फिर यहाँ से आप देख लो कि ए बी कितना आ जाएगा यहाँ से, अगर ए बी को आप मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो 2ab इक्वल टू 4 हो जाए, 4 टाइम हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी आ गया। ऐसा लिखने से फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा तो ये हुआ कि जब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू, यहाँ बनेगा ए बी, है ना, एलसीएम ए बी आया था, और ए बी को लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। अब अब सबको जो है आप एलएचएस में लेके चले जाओ, यानी कि ए और बी को, इन सबको। तो 2 भी उधर गया, तो बी हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो x-2 बन गया। यहाँ से ए कॉमन लेंगे तो y-2 बन जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको इसको जीरो करना है तो ऑब्वियसली x-2 को भी जीरो होना पड़ेगा, y को भी मतलब y-2 को भी जीरो होना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख गया कि फिक्स पॉइंट क्या मिल गया, x इक्वल टू वाई इक्वल टू, मतलब कि कुल मिलाकर के ए बी पर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है ना, ये जो इक्वेशन है, ये जो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है जिस पर वो आदमी चल रहा है, ठीक है, ये अब ए बी पर डिपेंड नहीं कर रहा, नॉट डिपेंडिंग ऑन ए बी। आप x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2 रखने पर अपने आप में जीरो आ रहा है। ठीक है, यानी कि 2,2 से तो डेफिनेटली पास होगा, बाकी का हम नहीं कह सकते पास होगा कि नहीं होगा, मतलब उसके रास्ते में आएगा कि नहीं आएगा, बट ये 2,2 पॉइंट उसके रास्ते में आएगा। यानी कि जो बी वाला स्टोन है, ठीक है, वो उसके रास्ते में होगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 इसी से सोल्व हुआ। 11 की बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है, एफ आर टू आर इज अ फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x-1। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है भैया ना, यहाँ पे दिया है इसने ग्रेटेस्ट इंटीजर है, cos 2x-1। ठीक है, और अ, ठीक है, ये फंक्शन है। तो इसकी कंटिन्यूटी बताना कि कब कब ये कंटिन्यूस है या फिर कहीं डिसकंटिन्यूस है, तो वो भी बता देना।
अगर जब ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है, ठीक है ना, तो आप क्या बोलते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है, -1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर अपने आप आ जाएगा, ठीक है, तो बात होगी ओनली ग्रेटेस्ट इंटीजर की, ठीक है। अच्छा, बाहर आने का मतलब क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस आई फॉर इंटीजर, अगर ऐसा लिखा हुआ रहता है तो एक्स प्लस आई बाहर आ जाता है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ओनली एक्स पर, तो यहाँ पर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स पे लगेगा। और हमको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर डिसकंटिन्यूस होता है कहाँ पर, ऑल इंटीजर, ठीक है, ऑल इंटीजर पर ये डिसकंटिन्यूस होता है। अच्छा, कोस तो हमेशा कंटिन्यूस होता है। अब इनके प्रोडक्ट की बात किया जाएगा कि प्रोडक्ट इनका मल्टीप्लिकेशन वो क्या होगा, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ठीक है, कोस में जो एंगल है वो क्या है, कोस अगर यहाँ 2 से डिवाइड कर दें इसको तो ओनली एक्स बनेगा, ठीक है, एक्स माइनस हाफ बनेगा, और पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो पाई एक्स माइनस पाई बाई 2 बनेगा। क्लियर है। अब हम जब इंटीजर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे एक्स इक्वल टू 1 2 3, या फिर 0, या फिर -1 -2, इन सब इंटीजर की अगर हम बात करें, जैसे 1 की बात करें तो 1 पर बात करें तो पाई हो गया पाई माइनस पाई बाई 2, ठीक है, मतलब पाई का मल्टीपल माइनस पाई बाई 2, यानी कि ओवरऑल तो ये पाई बाई 2 का ही मल्टीप्लाई आएगा, के टाइम्स ऑफ कुछ पाई बाई 2 हो जाएगा हमेशा, ठीक है, कितना क्लियर है। और कोस पाई बाई 2 के मल्टीपल पर, अच्छा, ये बात भी है कि कभी इवन मल्टीपल नहीं आएगा के, है ना, के हमेशा ओड रहेगा, के हमेशा ओड रहेगा। तो जब भी ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आता है, यानी कि कुल मिलाकर के ऐसी बात कर रहा हूँ कि मैं 2k-1 और ये पाई बाई 2 इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उन सब पर क्या रहेगा, ये जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा भाई इन सब पर। कब कब कब, जब ये ओड मल्टीपल आएगा तो कोस हमेशा जीरो हो जाएगा, यानी कोस 2x-1 पाई बाई 2 जो है जीरो हो जाएगा। कब कब, जब जब आप इसमें एक्स इंटीजर रखोगे, ठीक है, तो वो जीरो होने की वजह से क्या हो जाएगा कि इसका जो इफेक्ट था रेट इंटीजर का वो खत्म हो गया, कि आप जब एल एच निकालोगे वो भी जीरो आएगा, आर एच एस निकालोगे वो भी जीरो हो जाएगा, यानी कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस मिलेगा आपको, आर एच एस नहीं, एल एच एल आर एच एल, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आएगा, इसकी वजह से, इसके जीरो होने की वजह से, कोस के जीरो होने की वजह से, तो हमेशा एल एच एल इक्वल टू आर एच एल आएगा हर एक इंटीजर पर। तो इतना तो कंफर्म है कि सारे इंटीजर पर ही कंटिन्यूस होगा, और सारे इंटीजर पे ही तो जो है डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहे थे, क्योंकि कंटिन्यूटी को बाकी जगह प्रॉब्लम नहीं होती है, ना ही कोस को प्रॉब्लम होता है, उसको तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होता है अगर इस टाइप का फंक्शन है तो कुल मिलाकर के ये फंक्शन जो है हमेशा कंटिन्यूस रहेगा, तो हम इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, कि कंटिन्यूस फॉर एवरी रियल एक्स, ठीक है, क्योंकि इंटीजर पर ही डिसकंटिन्यूटी आ रहा था, जो कि यहाँ से कोस की वजह से वो भी हट गया। क्लियर है। तो ये इस लेक्चर में अभी तक इतना ही। पार्ट 5 में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी पेपर के, ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।